हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है किस तरह से नेशनलिज्म का उदय होता है यूरोप में, कौन कौन से बदलाव आते हैं, कैसे लोगों ने संघर्ष किया नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, किस तरह से डायनेस्टी रूल का अंत हुआ और किस तरह से सभी स्टेट नेशन स्टेट के रूप में बने। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सरियो द्वारा होती है, जिन्होंने 4 पेंटिंग डिज़ाइन की थी और उन 4 पेंटिंग में एक पेंटिंग थी जिसका नाम क्या था, द पैक्ट बिटवीन नेशन, जिसका डिज़ाइन किया गया था फ्रेडरिक सरियो द्वारा। कब किया गया था? 1848 में। तो आइए इस पेंटिंग को देखते हैं, आखिर इस पेंटिंग की खासियत क्या है। तो सबसे पहले अगर इस पेंटिंग की खासियत देखा जाए तो इस पेंटिंग में आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मतलब है ये एक आज़ादी को दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में जितने भी कंट्री के लोग हैं वो अपने अपने हाथ में फ्लैग लिए हुए किसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? आज़ादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से कहा जाए कि ये एक ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, यानी एक ड्रीम है किसका? पूरे वर्ल्ड का, कि सभी कंट्री कैसी कंट्री बने? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक बने। तो इसके लिए ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसको दर्शा रहा है? आज़ादी को दर्शा रहा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि उनके जो लेफ्ट हैंड में है क्या है, एक टॉर्च है जो लोगों को क्या कर रहा है? इनलाइटमेंट कर रहा है। और उनके राइट हैंड में अगर हम देखें तो उनके राइट हैंड में क्या है? मैन राइट्स चार्टर है, यानी मानवाधिकार जो चार्टर है वो उनके हाथ में है। वो लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए वो है, उसमें सारे नियम और वगैरह सारी चीज़ें लिखी गई है। ठीक है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ब्रोकन वेस्ट ऑफ मोनार्की, यानी मोनार्की का अंत, यानी एबॉलिशन ऑफ मोनार्की, ये यहाँ पे दर्शा रहा है। यहाँ पे क्राउन और बहुत सारे जो मोनार्क के जो वेस्टेज हैं उनको तोड़ करके यहाँ फेंका जा रहा है और लोग उसको फेंक कर किसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? आज़ादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आप इस पिक्चर्स में ऊपर देख सकते हैं कि ये सारे कामों को देख करके जितने भी फेरी हैं, गॉड गॉडेस हैं, वो लोगों के ऊपर क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। लोगों को क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये पेंटिंग की क्या है? फीचर हैं। अगर इस पेंटिंग के फीचर्स पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि मैन एंड वुमेन वॉकिंग अक्रॉस द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऑफरिंग होमेज, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हैज अ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट एंड चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ऑन द अर्थ लाइज द सैटर्न रिमेन्स द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। तो ये फीचर है इस पेंटिंग का। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए इस पेंटिंग को किसने डिज़ाइन किया? फ्रेडरिक सरियो ने किया। कब किया? 1848 में किया। क्या क्या इस पेंटिंग में है? इस पेंटिंग में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टीज़ है, टॉर्च है, चार्टर्स हैं, ह्यूमन राइट्स चार्टर्स हैं। ठीक है। और सभी जितने भी कंट्रीज़ के पीपल्स हैं वो किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दीज आर द फीचर ऑफ दिस पेंटिंग। नाउ मूव अहेड। अगर हम आगे बढ़ें तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे नेशन स्टेट की, यानी किसे हम नेशन स्टेट कहते हैं। तो ऐसे लोगों का समूह जो समान कल्चर हो, लैंग्वेज हो और इंडिपेंडेंट कंट्री हो, तो ऐसे कंट्री को हम क्या बोलते हैं? नेशन स्टेट बोलते हैं। जैसे हमारा यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूटिस्ट मतलब क्या होता है। तो अगर हम एब्सोल्यूटिस्ट की बात करें तो एक ऐसी सरकार या एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी जो सत्ता है वो किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। ठीक है। यानी जो अत्यंत ही क्या होती है बेटा? केंद्रीकृत होती है और सैन्य बल पर आधारित होती है। सैन्य बल पर आधारित होना मतलब कंट्रोल बाय मिलिट्री पावर। ठीक है। और ऐसी सरकारें कही जाती है दमनकारी सरकारें। दमनकारी सरकारें का मतलब क्या होता है? बहुत ही लोगों का भला नहीं करती है। तो ऐसी सरकार या ऐसी व्यवस्था को हम एब्सोल्यूटिस्ट बोलते हैं। ठीक है। और उटोपियन क्या है बेटा? उटोपियन एक विज़न है, एक कल्पना है, एक ऐसी सोसाइटी की जिसका बन पाना असंभव है। उटोपियन मतलब एक ऐसी सोसाइटी की परिकल्पना जिसका
बन पाना असंभव है, उसे हम क्या बोलते हैं, उटोपियन बोलते हैं। ठीक है, हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। एक और नया टर्मिनोलॉजी है प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी अगर कोई भी डिसीजंस लेना हो, कोई भी अगर प्रपोजल को पास एक्सेप्ट करना हो या रिजेक्ट करना हो, तो वो किसके थ्रू होना चाहिए, जनता के मत के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, प्लेबिसाइड्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन 1789। आप सबको पता होगा कि इन 1774 लुइस 16 बिकम द एम्परर ऑफ द फ्रांस, एंड आफ्टर दैट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 14 जुलाई 1789। तो जब फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री बना या डेमोक्रेटिक कंट्री बना, तो उसमें क्या क्या बदलाव आए, उन बदलावों के बारे में हम देखेंगे। तो जो सबसे पहला बदलाव आया कि जो पावर थी वो किसके हाथ में चली गई, सिटीजन के हाथ में से, यानी जो पावर थी वो मोनार्क से किसके हाथ में चली गई, सिटीजन के हाथ में चली गई। इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं कि जो फ्रांस था उसने क्या किया, 3 कलर फ्लैग को चूज किया। ठीक है, इसके साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज को क्या किया गया, नेशनल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर कर दिया। न्यू नेशनल एंथम कंपोज किया गया। ओथ प्रणाली सिस्टम, यानी ओथ को प्रारंभ किया गया। ओथ का मतलब क्या होता है, जब कोई भी देश होता है ना, तो जैसे आज प्राइम मिनिस्टर कोई बनता है तो ओथ सेरेमनी होती है ना, आप शपथ लेना। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंच में बनी कब, आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। इसके साथ साथ जो स्टेट जनरल्स था उसको रीनेम करके नेशनल असेंबली के रूप में कर दिया गया। जितनी भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी उन सबको क्या किया गया, एबॉलिश किया गया। इसके साथ साथ जितनी भी फ्रेंच आर्मीज थी उसने क्या किया, आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म को क्या करना, लोगों तक यानी दूसरे देशों में, दूसरे प्रांतों में फैलाने की कोशिश की, और वो फैलाते रहे। और इसकी जिम्मेदारी किसने ली थी, फ्रेंच आर्मीज ने ली थी। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में और आगे क्या है। तो इस चैप्टर में अगर हम देखें तो इस चैप्टर में जब 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, फ्रांस डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक डेमोक्रेटिक कंट्री बन नहीं पाती है। और 1799 में एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम क्या है, नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे 1799 में फ्रांस पे आता है, अटैक करता है, और फिर से वो आने के बाद एक कोड को इंट्रोड्यूस कर देता है, और उस कोड का नाम क्या रखा गया है, नेपोलियनिक कोड, जिसको हम सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर इस कोड में है क्या, क्या क्या बातें की गई है सिविल कोड ऑफ 1804 में। तो पहली जो बात लिखी गई है वो क्या है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, लोगों को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार मिल गया। फेडरल सिस्टम को क्या किया गया, समाप्त किया गया। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो लैंड लॉर्ड होते हैं वो पुअर फार्मर को लैंड एज अ गारंटी के तौर पे देते हैं, और जो भी प्रोडक्शंस होते हैं उसका मैक्सिमम प्रॉफिट खुद लेते हैं, और बहुत ही फ्रैक्शन पार्ट प्रॉफिट का किसको प्रोवाइड कराते हैं, पीसेंट को प्रोवाइड कराते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं वन वे प्रॉफिट शेयरिंग। तो इस सिस्टम को किसने समाप्त किया, नेपोलियन बोनापार्टे ने। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस को भी काफ़ी अच्छा किया। स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट एंड कॉमन करेंसीज, यानी स्टैंडर्ड मेजरमेंट को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। उस समय तक कोई भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं था। जैसे आज हम लोग बाज़ार से कुछ भी सामान खरीदते हैं तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है ना, वीट इन केजी, ऑयल इन लीटर। तो उसी तरह से वहाँ पे भी स्टैंडर्डाइजेशंस इंट्रोड्यूस कराया गया, किसके द्वारा, नेपोलियन बोनापार्टे के द्वारा। नई नई करेंसीज को इंट्रोड्यूस कराया गया। इसके साथ साथ गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, यानी जो व्यापार करने के जो प्रतिबंध थे संघ द्वारा लगाए गए थे उसको क्या किया, उन्होंने हटा दिया। यानी अब लोग स्वतंत्र रूप से व्यापार वहाँ पे कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी के लिए जो नेपोलियन बोनापार्टे था मसीहा साबित हुआ। तो आइए देखते हैं कि अगर वो मसीहा साबित हुआ तो क्या हुआ, नेपोलियन कोड वापस क्यों आ गया, क्यों लोगों के लिए परेशानी का सबब बना। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते थे। पहला जो रीज़न था क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे ने जो पॉलिटिकल फ्रीडम्स थी उसको बैन किया।
जितनी भी पॉलिटिकल फ्रीडम्स थी उसको क्या किया, बैन किया, टैक्सेस को बढ़ा दिया, सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस कराया, लोगों को फोर्स किया आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। अब बात करते हैं सेंसरशिप क्या होता है। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी चीज़ें पब्लिश नहीं कर सकते, आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी कुछ भी लिख नहीं सकते, आप अपनी स्वेच्छा से कुछ बोल नहीं सकते। तो ये सेंसरशिप होती है। और उसने क्या किया, लोगों को फोर्स किया फ्रेंच आर्मी में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों से लोग क्या करने लगे, उसको घृणा करने लगे। तो ये रहा ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन कोड। अब हम बात करते हैं 18th सेंचुरी में यूरोप में क्या था, यूरोप की सोसाइटी कैसी थी, यूरोप में क्या चल रहा था। तो उस समय देखा जाए तो यूरोप में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं था जो नेशन स्टेट हो। जैसा कि मैंने बताया, नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन और सेम लैंग्वेज का स्टेट क्या कहलाता है, नेशन स्टेट कहलाता है। तो उस समय 18th सेंचुरी में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी जो नेशन स्टेट थी। तो ऑब्वियसली है, क्यों नहीं थी, क्योंकि वहाँ के आइडियाज़, वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ लैंग्वेज डिफर्स थी। ठीक है, तो इन सब को देखते हुए अगर हम बात करें तो जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज थी वो 3 भागों में डिवाइड थी। पहला एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, वेल्दी पीपल ऑफ द सोसाइटी, जिनके पास बहुत सारा धन रहता था, घर रहते थे और बहुत सारी ज़मीनें रहती थी, उनके पास सोशल और पॉलिटिकल पावर रहते थे, वो उनकी फैमिलीज़ काफ़ी वेल कनेक्टेड रहती थी। ठीक है, और इसके साथ साथ वो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। तो ये कौन थे, एरिस्टोक्रेट्स थे। और मिडिल क्लास कौन थे, ना ही ज़्यादा अमीर थे और ना ही ज़्यादा गरीब थे। वो लोग कौन थे, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज और प्रोफेशनल्स थे। और जो पुअर पीपल्स थे वो क्या करते थे, वो बहुत ही गरीब रहते थे, उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। और इनमें से कुछ ऐसे भी फार्मर रहते थे जिनके पास थोड़ी सी भी ज़मीनें नहीं रहती थी। और सरप्राइज़ वाली ये बात है कि उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो पावरफुल नहीं थे। ये यूरोप में सोसाइटी का डिवीज़न था। लेकिन क्या हुआ, मिडिल क्लास जो फैमिलीज थी वो खुश नहीं थी, किनसे, और ये जो हमारे एरिस्टोक्रेट्स थे उनसे खुश नहीं थी। तो वो क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि नेशन यूनिटी, यानी हमारा जो स्टेट हो वो कैसा बन जाए, नेशन स्टेट बन जाए, जिसमें सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन और सेम लैंग्वेज बोली जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया एक तरह से कह सकते हैं कि एक प्लानिंग या एक तरह से मुहिम स्टार्ट की, जिसका नाम रखा गया लिबरल नेशनलिज्म। तो लिबरलिज्म होता क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं कि आखिर लिबरलिज्म में किया क्या इन लोगों ने। तो अगर हम देखा जाए तो लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, इन्होंने एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल, यानी एरिस्टोक्रेसी जो रूल्स थे, यानी जो हमारे वेल्दी पीपल्स थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थे, तो यही रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करते थे। तो इसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। गवर्नमेंट विद द पीपल एग्रीमेंट, यानी जो भी गवर्नमेंट रन करे वो किसके द्वारा रन करे, लोगों के द्वारा चले, यानी लोगों की सहमति से गवर्नमेंट बने और गवर्नमेंट काम करे। लोगों को एक इंडिविजुअल फ्रीडम दी जाए। इसके साथ साथ सभी लोग लॉ, बिफोर द लॉ सभी लोग क्या हों, इक्वल हों। इसके साथ साथ जो भी प्रिविलेज दी जाती थी, प्रिविलेज बाय बर्थ दी जाती थी, उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। प्रिविलेज बाय बर्थ का मतलब होता है जन्मसिद्ध अधिकार, यानी अगर आप राजा की फैमिली में बने तो आप राजा के बेटे हो तो आप भी राजा बनोगे। तो ये जो प्रिविलेज थी इसको क्या किया गया है, समाप्त किया जाए। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करे, रूल करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नेशनलिज्म में था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी नेशनलिज्म में, वो प्रॉब्लम ये थी कि वो केवल उन्हीं लोग को वोटिंग राइट देते थे जिनके पास ज़मीनें रहती थी और वो मैन रहता था। वुमेन को वोटिंग राइट वो नहीं देते थे। कौन, मिडिल क्लास फैमिलीज। ठीक है, जिन्होंने लिबरलिज्म की आइडिया को इंट्रोड्यूस कराया। अब होता क्या है कि और कौन कौन से प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ते थे, जो ट्रेडर्स रहते थे उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना हो पड़ता था। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि वो हैम्बर्ग से अगर न्यूरमबर्ग तक आते थे तो उनको 11 टैक्सेस देने पड़ते थे, और वो भी हर एक बैरियर पे 5% टैक्स। तो आप सोचो, जब इतने ज़्यादा टैक्स दे देंगे तो वो ट्रेड कैसे करेंगे, कैसे मुनाफा कमाएंगे। और इसके साथ यही प्रॉब्लम नहीं थी, और उस समय
यूरोपियन कंट्री में 30 करेंसीज चल रही थी। तो आप सोचो कि हर एक स्टेट में हमें ट्रैवल करने के लिए, ट्रेड करने के लिए अलग अलग करेंसीज को रखना पड़ता था। तो ये बहुत ही बड़ा कारण था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो 1834 में कस्टम यूनियन को स्टार्ट किया गया, जिसका नाम जोल्वेरिन रखा गया। और इस कस्टम यूनियन को स्टार्ट किया गया प्रूसिया द्वारा, और बहुत सारी कंट्री इसको आके ज्वाइन करती थी। और इसमें हुआ क्या, इसमें उन्होंने टैरिफ बैरियर्स को क्या किया, एबोलिश किया। यानी जो 11 बैरियर्स थे जहाँ पे टैक्सेस पे करने पड़ते थे, उसको क्या किया, कम्प्लीटली बैन किया। इसके साथ साथ रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, यानी जो भी करेंसीज थी, पहले 30 करेंसी, मोर देन 30 करेंसीज यूज होती थी, अब धीरे धीरे उसको रिड्यूस करके कितनी करेंसी कर दी गई, 2 करेंसीज यूज की गई। इसके साथ साथ प्रोमोट एंड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रेलवे को प्रमोट किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बदलाव आए कब, जब कस्टम यूनियन स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया, 1834 में। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, जोल्वेरिन द्वारा। ठीक है, कौन से कंट्री ने स्टार्ट किया था, प्रूसिया ने। इसके बाद और जर्मन स्टेट्स भी इसको ज्वाइन करते हैं। क्या क्या फीचर्स रहे, यू कैन सी। तो आगे बढ़ते हैं। तो आखिर हम बात करते हैं कि नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रेंच में एंट्री ली कब, 1799 में। उसके बाद उसका हुआ क्या, आइए देखते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्टे को हमें पता है कि वो 1799 से 1815 तक रूल करता है। और उसके बाद एक वॉर लड़ी जाती है। वो कौन सी वॉर थी, बैटल ऑफ वाटरलू। किसके साथ लड़ी जाती है, कंजर्वेटिव सोसाइटीज़, यानी कंजर्वेटिव कंट्रीज थी। कौन कौन सी थी, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। अब यहाँ हमें जानकर हैरानी होगी कि ये 4 देश नेपोलियन को हराने के लिए एक साथ क्यों इकट्ठे हुए। क्यों, क्योंकि ये कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ थी। कंजर्वेटिव सोसाइटी का मतलब ये चाहते थे कि जो आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म हो वो पूरा यूरोप में न फैले, और यूरोप में क्या रहे, केवल मोनार्की ही रहे। इसलिए उन्होंने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्टे को हराया और वहाँ पे एक ट्रीटी साइन की, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन सी ट्रीटी उन्होंने साइन की। तो जैसे ही वो वहाँ पे आए, ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया। जैसे ही जो कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ थी, आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू जब वो वहाँ पे आई, तो उन्होंने फ्रेंच में क्या क्या किया, उन्होंने फिर से मोनार्क को रिस्टोर कर दिया। यानी जो मोनार्कल सिस्टम्स था उसको फिर से रिस्टोर कर दिया। यानी मोनार्क का मतलब राजा के हाथ में सारी ताकत हो, पूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। तो उन्होंने मोनार्क को फिर से रिस्टोर किया। चर्च पावर को रिस्टोर किया। जो सोशल हायरार्की रहता है, सोशल हायरार्की का मतलब क्या होता है कि जो समाज में ये बड़ा है, ये छोटा है। जैसे अभी फ्रेंच सोसाइटी में आपने देखा था ना, क्लर्जी, नोबल्टी और वर्किंग पीपल। तो उसको फिर से उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया। ऑटोक्रेटिक रूल रीस्टेब्लिश्ड एंड अडॉप्ट द सेंसरशिप। फिर से उसने सेंसरशिप को क्या किया, अडॉप्ट किया। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, फिर से न बोलने दिया जाएगा, न लिखने दिया जाएगा, और ना ही कोई कुछ भी न्यूज़पेपर में पब्लिश करने दिया जाएगा। तो ये कंजर्वेटिव सोसाइटी ने इंट्रोड्यूस कराया कब, आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू। कब लड़ा गया, 1815 में। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ जब ये कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ यहाँ पे आई। ट्रीटी ऑफ वाइना हुआ। तो ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या हुआ, आइए हम लोग देखते थे। ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ, बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर किया गया फ्रांस में। इसके साथ साथ जो भी फ्रांस की बाउंड्रीज थी उसको प्रिवेंट करने के लिए हर एक स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जिसके थ्रू इसका फ्यूचर में एक्सपेंशन ना हो सके। प्रूसिया को एक इम्पॉर्टेंट नई टेरिटरीज दी गई वेस्टर्न फ्रंटियर्स की। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली मिला। रसिया को पोलैंड मिला। और इसके साथ साथ जो 39 स्टेट्स थे जो नेपोलियन द्वारा सेटअप किए गए थे, उसको क्या किया गया, अनटच किया गया। मतलब वो उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की। तो ये ट्रीटी ऑफ वाइना में क्या हुआ, ये साइन हुआ। तो आगे हम देखते हैं कि आखिर ट्रीटी ऑफ वियना हुआ 1815 में। तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद अगर हम देखें तो यूरोपियन जो कंट्रीज थी उसमें फिर से मोनार्की सिस्टम हर जगह आ जाता है, और जो पूरी पावर है वो किसके हाथ में आ जाती है, हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटी, चाहे ब्रिटेन, प्रूसिया, रसिया और ऑस्ट्रिया के पास आती है। तो आज पार्ट 1 में इतनी सारी चीज़ें डिस्कस किया। अब पार्ट 2 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रिवॉल्यूशनरीज के बारे में, लिबरल नेशनलिज्म के बारे में, कौन कौन से सीक्रेट ग्रुप बने, जिसपी मज़ी कौन था, और बहुत सारी चीज़ें हम पार्ट 2 में देखेंगे।
तो आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।